योग एक ऐसी विधा है जिसका उपयोग करके आप अपनी दैविक आध्यात्मिक सारी परंपराओं का निर्वहन करते हुए वास्तविक स्वरूप में आत्मिक प्रतिपूर्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम इतनी तो स्ट्रेंथ हो कि आप 2 घंटे 3 घंटे स्ट्रेट बैठ पाओ। ये स्ट्रेंथनिंग कहाँ से आती है? पॉस्चर से आती है। यदि मुझे पद्मासन आ गया, मुझे सुखासन आ गया, मुझे कोई भी आसन ढंग से आ गया, सुखासन जिसे आप पालथी मार के बैठना बोलते हो, आप वही सीख गए ना लंबे समय तक के लिए, तो आप समझिए आपने सारे योग की बहुत सारी विभूतियों को प्राप्त कर लिया। आध्यात्मिकता चाहिए, प्रातःकाल योग करो। स्वास्थ्य व्रत आपको चाहिए तो शरीर जब अलाउ करे तब योग करो। एक चीज का ध्यान रखो, भोजन का क्रम 2-2.5 घंटे छोड़ देना, क्योंकि पेट, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपकी स्पिरिचुअलिटी से बात की चीज है। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सुभारती सितारे। मैं आपका होस्ट जतिन और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवम मिश्रा। और आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं जो हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं भूल जाते हैं या हम उसको कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर देते हैं, एंड दैट इज़ हेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ, आई टोटली एग्री। बट कहीं ना कहीं डेली लाइफ इतनी बिजी हो जाती है, हम अपनी हेल्थ के लिए 1 घंटा आधा घंटा भी नहीं निकाल पाते हैं, एंड हम उसको डेली उसको वर्स करते जा रहे हैं, हेल्थ को ख़राब करते जा रहे हैं। सो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शिवम मिश्रा। Sir is alumni of Department of Subharti Physical Education, Subharti University. Sir is currently chairing GLG Yoga International Vietnam. Sir is General Secretary of Yoga Sports Foundation and also SKM Yoga International founder. So sir, welcome to Subharti सितारे। बहुत बहुत आभार जतिन जी। जी। So sir, आपका जो बचपन था उसमें योग का क्या महत्व था? योग कहीं पे था या आपने बचपन में कहीं सोचा था कि योग में मैं अपना फ्यूचर करियर बनाऊंगा, और इट वाज लाइक जो आम लोगों की ज़िंदगी है उसी तरह आपने भी स्टार्ट किया? बनारस की हर गलियां इसी प्रकार से बनी है कि आप योग और संस्कृति और स्पिरिचुअलिटी को वहाँ पे देख पाते हो। छोटा था तो थोड़ी बहुत चैम्पियनशिप्स, थोड़े बहुत आसन स्कूल में बताया जाना। विश्वविद्यालय में सिलेक्शन हुआ देव संस्कृति में पहले, तो वहाँ से थोड़ी बहुत शिक्षा दीक्षा ली। उसके अलावा BHU, फिर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी और फिर सुभारती विश्वविद्यालय। इस क्रम में चलते हुए योग मेरे जीवन में अनवरत रहा और मैं आज भी ऐसा ही छात्र हूँ, योग का छात्र हूँ। ऐसा नहीं कि जो आपने अभी परिचय दिया इत्यादि इत्यादि विषयों में, वो सारी चीज़ें एक लौकिक पोस्ट है मेरे जीवन में। योग के लिए सिर्फ छात्रीयता ही है। तो आपके अनुसार आपने योगा बचपन से ही स्टार्ट कहीं ना कहीं कर दिया था या अपने आसपास अपने एनवायरनमेंट में वो चीज़ फील की? इसमें इस सब में आपने जैसे एजुकेशन BHU से भी की, अन्य विश्वविद्यालय से भी आपने एजुकेशन की, उसके बाद आप सुभारती यूनिवर्सिटी आए। सुभारती में आपको ऐसा क्या यूनिक चीज़ लगी या आपने क्या यूनिकनेस फील की सुभारती में? जब आप सुभारती बोलते हो तो मैं इसको थोड़ा और करेक्ट कर देता हूँ। स्वामी विवेकानंद सुभारती जो पहला नाम है, स्वामी विवेकानंद, वो किसी परिचय के लिए किसी व्यक्तित्व की मोहताज पर्सनालिटी नहीं है। तो एक तो नाम, जब आप नाम सुनते हो तो स्वतः आप आकर्षित हो उठते हो, और उसके बाद विवेकानंद के बाद सुभारती शब्द का लगना, सुंदर भारतीय होने का शब्द आकर्षित करता है आपको। और जब मैंने प्रथम बार, चूँकि मेरा कार्यक्षेत्र नोएडा रहा, जब मैंने पहली बार सुभारती के विषय में सुना था तो मैंने सुना था प्रोफेसर डॉक्टर संदीप चौधरी सर के बारे में। Honestly, he was one of the topmost reputed faculty in physical education and yoga and discipline and all. तो मुझे बड़ा आकर्षित जिस विषय वस्तु ने किया वो ये था कि कैसे मैं किसी योग्य गुरु की संतान बनूं, शिष्य बनूं, और वो शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए मेरे सामने ये बहुत बेहतर ऑप्शन था कि मैं डॉक्टर चौधरी के डायरेक्ट दिशा निर्देशन में अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर पाऊँ। और जब मैं यहाँ एडमिशन लिया, उसके बाद मेरे प्रोफेसर्स में, मेरे गुरुओं में ऐसे जैसे एक माला होती है, ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर्स आए, और मैं एक प्रमुख नाम प्रोफेसर डॉक्टर मंजू पांडे मैम का है, और भी 2-4 प्रोफेसर जो मुझे प्रतिदिन शिक्षित दीक्षित करते रहे। आप सभी का योगदान अतुलनीय रहा, तो वो मुझे आकर्षित किया सुभारती आने के लिए। योगा की अगर हम सर बात करें तो आपकी योगा को लेके क्या विचार है? पर्टिकुलरली इफ़ यू हेयर अ वर्ड योगा तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या? जब मैं किसी भी एक जन सामान्य से पूछता हूँ कि योग के संदर्भ में आप क्या समझते हैं, तो कोई भी जन सामान्य या जनमानस यही सोचता है कि आसन, शरीर को किसी भी दिशा में मोड़ देना, उल्टी सीधी पॉस्चर्स में पहुँच जाना, कठिन परिस्थितियों में पहुँच जाना, ऐसी परिस्थिति को प्रदर्शित करना कि आप सामान्यतया उस पॉस्चर को अपना कर पाओ, ताकि मैं आपसे सुपीरियर सिद्ध हो जाऊँ कि आई एम अ योगी। ये पहचान है योग की, जबकि ये सर्वथा निषिद्ध, गलत है।
जब हम पहली कक्षा में होते हैं हमें योग वहीं से सिखाया शुरू हो जाता है, हम सीखना शुरू कर देते हैं वहाँ से। क्या सीखते हैं वहाँ पे? 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 4, यही योग है। और योग की परिभाषा भी यही है। आप योग में सिर्फ इतना आपको समझना है कि आपकी आत्मा को परम सत्ता के साथ आपको जोड़ना है। बहुत ही सुलझा हुआ और साधारण शब्दों में आपने जो जवाब दिया बहुत ही सुंदर था। इसमें मैं सर आपने जो जवाब दिया उसमें मैंने एक वर्ड सुना, पोस्चर। योगा में पोस्चर की कितनी इम्पोर्टेंस है या पोस्चर ठीक होना कितना ज़रूरी है, उस बारे में। बहुत बढ़िया। अब देखिए, योग जो हम पढ़ते हैं कई प्रकार का योग है, जिसमें अष्टांग योग है, हठ योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, मंत्र योग है, लय योग है। अब मैं आपसे भक्ति योग की बात करूं तो भक्ति योग करने के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि भक्ति करनी है आपको जाके, जैसे भक्ति योग के परम पुरोधा हुए नारद, भक्ति योग के परम पुरोधा हुए रामकृष्ण, जैसे सुभारती, इनका नाम स्वामी विवेकानंद है तो उनके गुरुजी थे। तो भक्ति मतलब भक्ति काल के बड़े शानदार लोग हुए ये लोग। तो भक्ति करने के लिए भी आपकी शरीर योग्य होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी कि आप किसी मंदिर पे जाके राम राम कह के भी आपके पीठ में, आपके कमर में दर्द ना हो। मंत्र योग करना है आपको, मननात् त्रायत इति मंत्र, मन का त्राण करना है आपको तो मंत्र योग करना है। अब मंत्र योग करने के लिए अगर आपको माला जपना है तो कितना, कम से कम इतनी तो स्ट्रेंथ हो कि आप 2 घंटे 3 घंटे स्ट्रेट बैठ पाओ। ये स्ट्रेंथनिंग कहाँ से आती है? पॉस्चर से आती है। तो महर्षि पतंजलि ने तीसरे सोपान में, अष्टांग योग के तीसरे सोपान में अति विशिष्टता से इस बात को उद्देशित किया कि आपको एक जन सामान्य को यम नियम के बाद आसन करना चाहिए। व्हाट इज आसना? आसना इज द पॉस्चर, जिसे आप कह रहे हो फिलहाल के लिए आसेतिति आसन में आपके शरीर को ऐसी वैसी कैपेबिलिटी में एनहांसमेंट करने की पूरी क्षमता, ससंजन क्षमता रखता है जो आपको अति उत्कृष्ट बना देता है और लंबे समय तक आप एक आसन के अभ्यास से स्थिरम सुखम आसनम की परिभाषा प्राप्त कर पाते हैं, स्थिरतापूर्वक सुख की अनुभूति देने वाली परिविधा। तो यदि आपको चाहिए कि आप आनंददायी कंडीशन में और आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सको, मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपको यहाँ से केदारनाथ जाना है, हरिद्वार जाना है, तो आपके गाड़ी में पेट्रोल जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक टायर के अंदर भरी हुई हवा भी है। यदि टायर ही नहीं रहा तो फिर पेट्रोल हो, आपके पास मर्सिडीज हो, लंबोर्गिनी हो, उसका क्या उपयोग? टायर का होना अति उपयोगी है और टायर उचित कंडीशन में होना उपयोगी है। पॉस्चरल एनालिसिस, पॉस्चर्स और आसन आपको सिर्फ इतना योग्य बना देता है कि भाई साहब आपका उद्देश्य जो है मैं उसमें सहायक हूँ, आपकी शरीर आपको परेशान नहीं करेगी। यदि मुझे पद्मासन आ गया, मुझे सुखासन आ गया, मुझे कोई भी आसन ढंग से आ गया, सुखासन जिसे आप पालथी मार के बैठना बोलते हो, आप वही सीख गए ना लंबे समय तक के लिए, तो आप समझिए आपने सारे योग की बहुत सारी विभूतियों को प्राप्त कर लिया। तो 1000 आसन करने से बेहतर है, ये मैंने अपने जीवन में उतारा कि 1000 आसन मैं करूं या कराऊं, इससे लाख गुना बेहतर है एक आसन करूं और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लूं। सो आसन उद्देश्य की प्राप्ति का मौलिक आधार है। बहुत ही सही जवाब है इसमें। पोस्चर ज़िंदगी में भी उतना ही ज़रूरी है। आजकल हम डेली लाइफ में देख रहे हैं, जो कॉर्पोरेट्स में जॉब्स चल रही हैं, लोग पूरे पूरे दिन बैठे रहते हैं और वो अपने पोस्चर पे ध्यान नहीं देते हैं, जो बाद में कहीं ना कहीं उनकी बैक पेन का रीज़न बनता है। उनको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं जो ध्यान दिए। तो सर इस जवाब में मुझे एक क्वेश्चन और याद आया। कहीं ना कहीं एक मिथ है सर कि योगा को लेके कि योगा सिर्फ एक पतले लोगों का खेल है या आपको फिट होना पड़ेगा योगा करने के लिए, लचीला होना पड़ेगा। जो थोड़े ओवरवेट लोग हैं या हेल्दी लोग हैं वो कहीं ना कहीं योगा को ऐसा देखते हैं कि यार ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो ये एक मिथ बनी हुई है मार्केट में। क्या ये कितने हद तक ठीक है या सिर्फ एक मिथ ही है ये? एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक राजा था, राजा के 3 बच्चे, तीनों को बोला मैं 3 साल के लिए जा रहा हूँ राजपाट छोड़ के और तुम्हें मैं 3 बोरे गेहूँ, तुम तीनों को एक एक बोरा गेहूँ देके जाता हूँ, एक एक कट्टे में गेहूँ देके 100-100 किलो, और बोला मैं 3 साल बाद आऊँगा तो मुझे मेरा ये दिया हुआ सामान मुझे वापस चाहिए। जो पहला वाला बच्चा था उसने बहुत शालीनता के साथ में एक कोल्ड रूम क्रिएट कराया, एसी वगैरह, और उसमें ले आके उस गेहूँ के बोरे को रख दिया कि पिताजी जब आएंगे तो मुझे वो बोरा वापस चाहिए। ठीक है, 10 लोग भी दिए थे राजा साहब ने, तो 10 लोगों को लगा दिया कि इसकी रक्षा करना। दूसरे बच्चे ने क्या किया कि उस गेहूं के बोरे को गांव के किसानों को रेंट आउट कर दिया, दे दिया कि तुम लोग ले जाओ और खाओ पियो, जब मुझे आवश्यकता होगी तो कृपया मुझे लौटा देना। तीसरे वाले बच्चे ने क्या किया कि उसको लेके जाके और उसे खेत के अंदर बो दिया। राजा साहब 3 वर्ष के बाद आए
राजा साहब जब 3 वर्ष के बाद आए तो देखा कि पहले वाले बच्चे से मांगा तो उसका तो गेहूँ ख़राब हो गया था। दूसरे वालों से मांगा तो उन लोगों ने रिटर्न तो किया, लेकिन उस मॉड्यूल में नहीं किया जिस मॉड्यूल में उन्हें दिया गया था। तीसरे वाले से जब मांगा गया तो उसके पास सैकड़ों बोरे गेहूँ, सैकड़ों कट्टे के गेहूँ का स्वरूप उनके पास उपस्थित था। सैकड़ों गाड़ियाँ जो थी वो खड़ी थी वहाँ पे। तो राजा साहब को दिया गया। कहानी का उद्देश्य आप समझ पा रहे हो? जो आपने कहा ना मिथ, ये मिथ क्या है, कैसे है कि सिर्फ पतले लोगों का गेम है? ये कॉमन सेंस का गेम है प्रभु। आप राजा के वही पुत्र हो। इट्स अप टू यू कि आप टॉप वाले हो, मिडल वाले हो या छोटे वाले हो। आसन हमारे पतंजलि ने आपको दे दिया। महर्षि पतंजलि ने, शिव ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने अपना योग आपको दे दिया। इट्स अप टू यू कि आप उसे बड़े वाले पुत्र के समान यूज करो कि नहीं जी वो मेरे से नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होएगा। दूसरे वाले की तरह कि चलो ठीक है, तो थोड़े लोगों को देखा, थोड़े दिन किया, 1 जनवरी है आज से योग शुरू करूंगा, 1 हफ्ते के बाद समाप्त। जिम में होता है ना ये अक्सर, इसीलिए जिम वालों ने मार्केटिंग, आप तो ये बात समझते हो कि जिम वालों ने क्या किया, मार्केटिंग बना दी। 1 साल का पैकेज एक बार लो, क्योंकि उसे पता है कि आप आओगे नहीं, तो 100 लोगों की सीट में 500 लोगों को बेचने की क्षमता होती है। या छोटे वाले बच्चे हो, थोड़ा थोड़ा ही सही आप अगर जगह जगह पे लगा दोगे, ट्रस्ट मी, आपका आसन, आपका योग आपको उतना दे देगा कि सैकड़ों गाड़ियां आप खड़ी कर सकते हो, यानी सैकड़ों प्रकार की विभूतियां प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये बात फिर मैं गलत ही समझता हूँ कि इसका योग का पतले मोटापे से कहीं लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक इच्छा की बात है कि आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। सर इसमें एक चीज़ और है, क्या हम मतलब एक मिथ ही है ये भी सर एक तरह से, कि योग या फिर जिम, लोग दोनों को कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं कि या तो जिम कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि योगा इज नॉट अ रियल वर्कआउट, तो हम जिम जाते हैं, हमें जल्दी उसमें रिजल्ट्स मिलेंगे या जल्दी इम्पैक्ट्स मिलेंगे। मेरे सर के बाल का सूरज की किरण से किस प्रकार की उपादेयता है, मैं तुलना कर सकूंगा? ये कोई तुलना नहीं है। इस वृक्ष का किसी पर्वत से क्या तुलना है? आप यदि कभी भी अपेक्षावान हो गए, जिम वाले लोगों की खासियत मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले वो जिम में जाएंगे तो क्या होगा, आपको आज बाइसेप्स करनी है, आपको ट्राइसेप्स करनी है, आपको एब्स करना है। इसलिए बाद में करना है कि आप स्वस्थ होगे, इसलिए पहले करना है कि एक फोटो जाएगी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे और लोग उस पर लाइक करना शुरू करेंगे, लोगों को लगेगा वाह क्या बॉडी बना ली। और जब तक आप शर्त लगा के देख लीजिए, जिम के बाहर एक शब्द लिख दीजिए कि कृपया करके फ़ोन और ये सारी चीज़ें ना ले आए, और वही जिम के अंदर आए जिसका कोई सोशल प्रोफाइल ना हो और ये फोटोज़ वो अपडेट ना करें। आपको पता हूँ मैं 1000 जिम करने वालों में से 5 ही ऐसे होंगे जो आपके जिम में प्रवेश करेंगे। और यही कार्य आप योगा के लिए करके देखिए। 1000 छात्र होगा तो 100,000% आप मान लो ये बात कि 100 के 100 सारे के सारे एंटर कर जाएंगे। किसी को कुछ नहीं लेना देना, कोई योगा के संदर्भ में ये चीज़ें नहीं करता। योग आपको स्वास्थ्यवृत्त प्रदान करता है, परंतु अपेक्षाओं से ऊपर। और हमारे कृष्ण ने तो एक बड़ी अच्छी बात भी कही, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। और जिम शुरू होती है फल से, क्योंकि किसी जिम वाले को देखा था, और रोनाल्ड का नाम आपने सुना है? रोनाल्ड जो जिम का एक बड़ा प्रसिद्ध है, उसकी ऐसी करके बॉडी आई है, बहुत फेमस थी। वो अपनी मूर्ति के नीचे सोया कि मैं वही जिम करने वाला हूं जो अपने जवानी में बड़ा फेमस था और अब चल पाने में मुश्किल हूं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी रील्स वायरल होती हैं कि 50 साल का आदमी जो जिम के जमाने में बहुत हैवी था वो ऐसे ऐसे करके चल रहा है। और हमारे योगियों को देख लो, आपके प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री तकरीबन 70-75 साल उम्र हो गई, चेहरे का तेज देखो, ओज देखो, वाणी की प्रखरता देखो। और आप क्या समझ रहे हैं, मैं भी यात्रा करता हूँ, एक दिन के अंदर 5-5 देशों में यात्रा करना, फिर आगे कार्य कर पाना मुश्किल है, नामुमकिन है, कठिन है। आप थक जाओगे साहब, लेकिन योग का व्यक्ति, योगी व्यक्ति, तो योग ऐसी विभूति प्रदान करता है। बिल्कुल सर, मैं टोटली एग्री करता हूँ आपकी बात से। इसमें सर एक मेरा भी कहना है कि जिम में आजकल कहीं ना कहीं बहुत इम्प्योरिटीज़ भी आ गई हैं। लोग जल्दी बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। वहीं अगर हम योगा की बात करें, वो आज भी हमें उतना ही प्योर बनाता है और प्योरिटी की तरफ ले जाता है जो सालों पहले था। राइट, योग आज भी वहीं जुड़ा। बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें एक प्रश्न और है जो लोग सोचते हैं कि योग करने का सही टाइम क्या है, सुबह में करें, शाम में करें, या कभी भी कर सकते हैं? योग किया किस टाइम जाए? तो फिर बड़ा अगेन आपका प्रश्न बड़ा जेन्युइन और सार्थक है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इसका किताबी उत्तर दूं मैं, तो किताबों के लेखन की बात बड़ी अच्छी ये है जतिन जी, कि जो मैंने महसूस किया मैं उसे पंक्तिबद्ध करने की कोशिश करता हूं। अब जो मैंने महसूस किया, उस महसूस को लिखने में मैंने कोशिश की कि कम से कम लिखूं उसे।
100 पन्ने 1000 पन्ने में मैंने लिख दिया, मेरी अपनी अनुभूतियाँ मैंने उसमें पंक्तिबद्ध कर दी। और ऐसी सैकड़ों अनुभूतियाँ किताब के रूप में, उपनिषदों के रूप में, वेद के रूप में, पुराणों के रूप में हमारे पास हैं। एक एक ऋषियों ने अपना पूरा जीवन लगा के एक किताब लिखा और अतिशय लोगों ने ये माना है, अत्यधिक लोगों ने ये बात स्वीकार की है कि प्रातः काल जो सुबह का समय है 4 बजे 4:30 बजे के आसपास कुछ अच्छी हवाएं चलती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, बहुत शानदार। पता नहीं आपने महसूस किया या नहीं, मैंने व्यक्तिगत इसको कई बार महसूस किया, चाहे मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में रहूं, चाहे मैं शहरी क्षेत्र में रहूं, प्रातःकाल एक हवा चलती है और बहुत स्निग्ध हवा चलती है, सौम्य हवा चलती है। करने का प्रातःकाल का समय उत्कृष्ट माना गया है, शाम का समय भी उत्कृष्ट माना गया, अनटिल अनलेस योग की वृत्ति से आप प्राप्त क्या करना चाहते हो। आध्यात्मिकता चाहिए, प्रातःकाल योग करो। स्वास्थ्य वृत्त आपको चाहिए, तो शरीर जब अलाउ करे तब योग करो। एक चीज़ का ध्यान रखो, भोजन का क्रम 2-2.5 घंटे छोड़ देना, क्योंकि पेट, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपकी स्पिरिचुअलिटी से बात की चीज़ है। इफ़ यू आर सीकिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी, गो फॉर मॉर्निंग। इफ़ यू आर सीकिंग फॉर बॉडी हेल्थ, गो फॉर इवनिंग, या कोई भी समय, वॉट एवर टाइम यू वॉन्ट, कोई भी समय, बस 2 घंटे आगे का 1-1.5 घंटे पीछे का समय ध्यान रखना आपको कि आसन से पहले 1 आधा घंटे 2 घंटे पहले आप भोजन किए हो या ना किए हो तो बेहतर है, और इसके 1 घंटे बाद ही करें। थैंक यू सर, बिल्कुल सही जवाब मुझे भी मिल गया आज। मैं भी अभी सभी लोगों को यही कहूँगा कि जो सर ने कहा है वही फॉलो करें योगा के बारे में। वहीं सर आप बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्स भी किए हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भी गए हैं, बाहर आपको योगा की क्या इमेज देखने के लिए मिलती है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, बाहर जब आप देश विश्व जो है वो कई सारे हिस्सों में बटा हुआ है। एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो योग को आत्मसात करती हैं बौद्धिक परिविधा में, बुद्ध की परंपरा में, शुद्ध बुद्ध वाली परंपरा में, कि हमारे जीवन के लिए बहुत नैसर्गिक विषय वस्तु है। यूरोपियंस इसे शरीर की शुद्धि का कारक मानते हैं, क्योंकि यूरोपियंस ने जिम इसलिए ईजाद की थी, जैसा आपका प्रश्न पिछला भी था, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा रहती है और योगा थोड़ी स्लो प्रोसेस है, आराम से स्थिरता प्राप्त करने की प्रोसेस है, पसीना जल्दी नहीं आ पाता। इसलिए हमारे यहाँ कथक बना, उनके यहाँ क्या है, डीजे नाइट्स रात है ना, फास्ट डांस करते हैं। हमारे यहाँ कुचिपुड़ी है, हमारे यहाँ बहुत स्लो मोशन के नृत्य हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उतनी बर्फ़ तो है नहीं, हमें गर्मी तो बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करनी है, उनके यहाँ ऐसा नहीं था। तो वहाँ थोड़ी सी योग की परंपरा, हालांकि यूरोपियंस में खासकर रोमानिया वगैरह में या नॉर्वे वगैरह में आप चले जाओ, तो फिर आप अमेरिका में चले जाते हो तो वहाँ आपकी परंपरा के ऐसे लोग पहुँचे हुए, जिसमें स्वामी विवेकानंद जैसे विद्वान वहाँ पहुँचे, और वहाँ योग की बौद्धिक परंपरा आगे बढ़ चुकी है। तो 3-4 विषय वस्तुओं में पूरा विश्व बटा हुआ है। अफ्रीकन कंटिनेंट्स में आप देखेंगे तो वहाँ योग जो है वो शरीर को स्वस्थ रखने की वृत्ति है, वहाँ फैट्स वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ बीमारी ना हो ये अफ्रीकियों का कंसर्न रहता है। तो पूरे विश्व में योग अपने अपने नए नए स्वरूप में संपादित हुआ है, आगे बढ़ा है। तो हमें ये देखना है कि हम किस शैली के देश के लोग हैं और किस शैली में हम उसे आत्मसात करना चाहते हैं। वरिष्ठ और उचित आचार्यों के निर्देशन में योग का मौलिक स्वरूप समस्त विश्व में निश्चित रूप से स्थापित है, जो मैं देख पाता हूँ। सर, इसी में एक क्वेश्चन मेरा है कि आप अभी वियतनाम में सेटल्ड हैं जी, योग का प्रचार प्रसार आप वहाँ पे कर रहे हैं सर, क्या जर्नी थी आपकी वियतनाम तक पहुँचने की? हाउ यू स्टार्टेड कि वियतनाम तक कैसे आपने सुभारती से एमए किया, आपने सुभारती विश्वविद्यालय से, उसके बाद आप वियतनाम तक की जो जर्नी थी उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि मुझे जो शिष्यत्व प्राप्त करना था, मेरे सुभारती विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के पीछे का मौलिक कारक ये रहा कि मेरे को एक अति विशिष्ट श्रृंखला का शिष्यत्व प्राप्त करना था। नाउ द कंडीशन इज कि जब आप किसी उत्कृष्ट आचार्य के शिष्य हो जाते हैं, उत्कृष्ट विषय वस्तु के शिष्य हो जाते हैं, आत्मानुभूतियाँ आपकी स्वतः आपको आगे अग्रसित करती हैं। तो मेरे लिए मौलिक कारक वो था। अब जब मैं वियतनाम में हूँ, जब मैं वहाँ पे अभी जिस भी पद पे सेवाएं दे रहा हूँ, तो मेरे सामने वो अनुशासन है। सुभारती विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स की एक खास बात मैं आपको बताऊं, आप सुबह देखेंगे प्रतिदिन जो बड़े लंबे तगड़े चौड़े बच्चे हैं वो प्रातःकाल बड़े से ग्राउंड पे दौड़ लगा रहे हैं, समझ रहे हो आप। और ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर्स नहीं है, मतलब आप सोचिए असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके एसोसिएट प्रोफेसर्स, डी डायरेक्टर, सब के सब उस ग्राउंड में हैं और सभी लोग एक साथ चल रहे और बहुत नीति से। मतलब आप इतने, और जिस जगह पे ये विश्वविद्यालय है भाई साहब, विश्व जानता है, आप तो खैर ये पॉडकास्ट हम लोग यहाँ शूट कर रहे हैं, विश्व जानता है मेरठ उत्तर प्रदेश के विषय में। वहाँ के फिजिकल एजुकेशन के 6-6 फुट के लंबे छात्रों को, योग के लंबे छात्रों को प्रतिदिन कंट्रोल करना, अनुशासन में लेके आगे बढ़ पाना संभवतः सबसे क्लिष्ट कठिन कार्य है।
परंतु यहाँ की परंपराओं ने जो चीज़ मुझे दी वो है संयम, वो है व्यवस्थित स्वरूप में आगे बढ़ना, जो मेरे लिए वियतनाम में भी बहुत आवश्यक है। अब मैं वियतनाम में रहता हूँ, वहाँ की पहली कक्षा 5 बजे शुरू हो जाती है, यानी मेरे बॉडी क्लॉक के हिसाब से यहाँ पे भारत में अगर आपका देखें तो उस समय 6:30-7 बज रहा होता है, जब वहाँ 5 बज रहा होता है, यानी कि 1.5-2 घंटे का फ़र्क शुरू हो चुका है। 4 बजे उठना, नहाना धोना, उसके बाद उसी अनुशासन में योग कक्षाओं को संपादित करना और पूरे दिन क्लास लेना, तमाम चीज़ें, तमाम विषय वस्तुओं में अपने आप को संलिप्त रखना और शाम को फिर बड़े आत्मसंतोष के साथ में शयन करना, यही तो अनुभूति है जो मुझे सुभारती से प्राप्त हुई। सुभारती, अब मैं उसका नाम सोच रहा हूँ कहूँ सुवियतनाम, है ना, जहाँ पे मैं हूँ तो वो सुवियतनाम हो सकता है, बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि भारत हमारा तो अब सुंदर है, ठीक है, यहाँ की परिविधा सुंदर है, मुझे यहाँ से यही प्राप्त करना था जो मैं वियतनाम में स्थापित करने में सक्षम रहा हूँ। तो मेरी यात्रा गागर में सागर जैसी है, सिर्फ इतनी है कि मैं कुछ अच्छा प्राप्ति किया जो मैं वहाँ स्थापित करता हूँ। सर आप वहाँ पे GLG योग इंटरनेशनल में वाइस प्रेसिडेंट के पद पे हैं जी। बहुत टफ जर्नी रही होगी सर, मैं मानता हूँ इसको। वहाँ पे लोग ट्रेनर, टीचर, वो भी बहुत ही कठिन है लगना। आप वाइस प्रेसिडेंट पद तक पहुँचे हैं जी। क्या उसमें आपके मोटिवेशन रही है, या क्या आपके कोट्स रही हैं, कोटेशंस रही हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट करती रही हैं? एक चीज़ जतिन जी, मैं आपके माध्यम से सभी विश्व के या जितने भी आपके बच्चे सुनेंगे या लोग सुनेंगे या आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, जिंदगी अनुशासन का नाम है। जब हम अपने विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो गेट पे जानते क्या रखा हुआ है? आपने कभी ध्यान दिया? सुभारती का वो गेट जहाँ से फिजिकल एजुकेशन में हम प्रवेश करते हैं, एक बड़ी सी तोप रखी हुई है। आप समझ रहे हो? यानी डिसिप्लिन की परम पराकाष्ठा रखी हुई है, सेना का परम गौरव रखा हुआ है। आप यदि उस मतलब ये हम तो इसमें हंसी ठिठोली भी करते थे कि जो समय से नहीं आएगा इस तोप से उड़ा दिया जाएगा, है ना? क्यों? वो डिसिप्लिन का कारक है। आपको यदि आगे बढ़ना है किसी भी समय में, वेदर यू आर अ ट्रेनर, टीचर, प्रोफेसर, एसोसिएट, व्हाटएवर यू आर, आगे बढ़ना है तो डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस। आप जिस समय डिसिप्लिन को समझ गए, अनुशासन को समझ गए, आपकी विधा आपको बहुत आगे अग्रसित कर देगी। उसके अलावा किसी अन्य की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और यही मुझे प्राप्त करना था जो मुझे मेरे जीवन में मिली। और इसके लिए मैं अपने तमाम उन दत्तात्रेय जैसे तमाम गुरुओं को, दत्तात्रेय के कई सारे गुरु थे, ठीक वही व्यवस्था है। आपको पता है, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, इसी बात पे एक मुझे बात याद है। यू नो अबाउट अर्जुन के गुरु कौन थे जानते हैं आप? द्रोणाचार्य, आचार्य द्रोण, काफ़ी फेमस थे, है ना। ही वॉज इनफ कैपेबल। जब युद्ध करते थे तो क्या शानदार युद्ध करते थे। किसी की आवश्यकता थी क्या अर्जुन को? नहीं थी। लेकिन युद्ध के मैदान में उन्हें कृष्ण मिले। आप समझ रहे हो? कृष्ण अलग गुरु हुए और कृष्ण की गुरुता ने अर्जुन को यहां से यहां सेटल कर दिया। क्या नहीं था कि अर्जुन के पास में ऐसे ऐसे अस्त्र थे, ऐसे ऐसे हथियार थे कि वो मारते तो एक एक युद्ध पूरा ये इंद्रप्रस्थ का, वानकर्ण का जंगल समाप्त हो जाता था, उसकी आग समाप्त हो जाती थी, नागों की पूरी संवहन क्षमता को समाप्त किया। अर्जुन ने क्या नहीं प्राप्त किया, परंतु कृष्ण जैसे गुरु उन्हें युद्ध क्षेत्र में मिले। तो जब मैं योग क्षेत्र में प्रवेश कर गया तो मेरे कृष्ण भी मुझे मिले। समझ रहे? और एक ही चीज मैंने अपने कृष्णों से सीखा। क्या? कृष्ण से नहीं, कृष्णों से मैं कह रहा हूं। क्या सीखा जानते हो? डिसिप्लिन। अनुशासित रहो, व्हाटएवर यू वांट, राइट। आपकी विषय वस्तु पे, इच्छा शक्ति पे, महत्वाकांक्षा पे। सर इसके अनुसार जो मैं समझ पाया हूँ, योग का पहला स्टेप ही अनुशासन है, राइट, जिससे योग शुरू किया जा सकता है। गजब की बात यह है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप योग के छात्र नहीं हैं और आपने, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आपके ऊपर बहुत ईश्वर की कृपा हुई। आपने जिस श्लोक को हिंदी में कह दिया, मैं उसे संस्कृत में कहता हूँ। पतंजलि योग सूत्र का पहला योग सूत्र है अथ योग अनुशासनम। आपने उसे कह दिया इनडायरेक्टली। पता नहीं आपको ये बात पता थी या नहीं पता थी, मैं श्योर हूँ कि नहीं पता होगी, लेकिन आपने बिल्कुल यथेष्ट कहा कि अथ योग अनुशासनम, अब योग का अनुशासन, नाउ द डिसिप्लिन ऑफ योगा, और आपने वही कहा। बिल्कुल सर, अनुशासन। और हम कॉलेज लाइफ की भी जब बात कर रहे हैं सर, कुछ कहानियां आपकी कॉलेज लाइफ की ऐसी भी होंगी जो कुछ फनी होंगी, कुछ सिली होंगी। आपकी अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, मैं एक बड़ी अच्छी कहानी बताता हूँ। एक क्या हुआ कि हमारे थे और सुभारती में नियम कायदे बड़े शानदार हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
मतलब आपको परीक्षा नहीं देने दी जाएगी यदि आपके पास वो ड्रेस नहीं होगी। और हमारी जो ड्रेस है वो पिंक कलर की थी, बेबी पिंक कलर उसे कहते थे, है ना। तो संयोग ऐसा था कि हम लोग आ रहे थे तो एक का जन्मदिन था बच्चे का, तो उन लोगों ने केक कटिंग वगैरह रख रखा था और सेकंड हाफ में परीक्षा थी, और वो केक खाते खाते वो गलती से वो ड्रेस पे गिर गई। और चूँकि मेरे साथ ऐसा है कि ड्रेस ख़राब हो गई थी तो मैं परिवर्तित करना था, तो पास में एक मार्केट है, जाके दूसरा शर्ट खरीद के लाया, मैं तो पहन के आ गया। अब पहुँचे वहाँ पे, जो कि उत्कृष्ट छात्र था तो 2-4 प्रोफेसर्स पहचानते थे, हालांकि दूसरी व्यवस्था में था। अब बाहर निकाले जाने की पूरी व्यवस्था तैयारी हो चुकी है बैकग्राउंड में कि भाई साहब आपको नहीं जाना है। खैर गार्ड साहब तो अंदर जाने दिए, लेकिन इस बात की पूरी तैयारी हो गई कि ये पेपर आपको नहीं देने दिया जाएगा, आपको बाहर जाना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ड्रेस नहीं है। उस समय मेरे सामने 2 चीज़ें थी, या तो मैं योग लिखूं, क्योंकि उस दिन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर था, मेरा सबसे फेवरेट पेपर, और दूसरी बात थी कि अनुशासन टूट रहा था, बाहर जाना है आपको, तो क्या कर सकते थे। तो खैर मेरे एक, अभी नाम नहीं लूँगा, मेरे एक प्रोफेसर, बड़े विद्वान प्रोफेसर, बड़े हेल्पफुल प्रोफेसर थे, तो ये बात उन तक भी पहुंची। मैंने बात पहुंचवाने की बात की कि सर बाहर निकाल दिया गया है मेरे को, हालांकि गार्ड साहब ने बाहर कर ही दिया। उस समय एक उड़ाका दल भी चलता है, हिंदी में उड़ाका दल बोलते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड अंग्रेजी में बोलते हैं। तो सुभारती की गाड़ी से तो उन्होंने आए, वो लोग बोले कि आप चलिए जय हिंद जय भारत, आपका 1 घंटे का पेपर अभी बचा हुआ था। तो सर ने इतनी सहायता की कि किसी एक बच्चे को बुलाया, उस बेचारे को बोला तुम बाथरूम में आधे घंटे बैठो, ये अपना पेपर कंप्लीट कर लेगा। उसको उससे उसकी टी शर्ट, मतलब उसकी शर्ट मांगी, मेरे को दी, बोरो करके मैं उसका शर्ट पहना, जाके पेपर कंप्लीट किया। वो आधे घंटे तक इंतज़ार करता रहा, और सर गेट के, वॉशरूम के गेट पे इंतज़ार करते रहे कि ये बाहर से भाग ना जाए, है ना, शर्ट बिना लिए। वो इंतज़ार किया, मैं पेपर दिया, ले आके मैं लौटाया उनका पेपर। और फिर तो वो घटना मेरे को ये बात याद दिलाई कि गुरु, मतलब जब मैं बात कर रहा हूँ तो रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं, कि गुरु जब आपके ऊपर कृपा करने पे आते हैं ना। एक कहानी सुनाता हूँ आपको, मेरे को कहानी बहुत याद आ रही है आज, पता नहीं बड़ा अच्छा मंच मिला है। एक गाय थी और एक शेर था। गाय जंगल में गई, शेर ने दौड़ाना शुरू कर दिया। भागते भागते गाय गलती से एक दलदल में गिर गई। अब शेर उसके पीछे, उसे भी फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, वो भी कूद गया उस दलदल के अंदर। जब दलदल में पहुंचा तो अब दोनों को ये पता चल गया कि थोड़ी देर में वो एफर्ट्स लगाती कि बाहर हो जाए, और ये एफर्ट्स लगाता कि मैं इसको पकड़ लूँ। दोनों एफर्ट्स लगाते और दोनों डूबते जा रहे थे। जब बात गर्दन तक पहुंच गई तो गाय बोली, देखो यार शेर भाई, अब तुम खा तो पाओगे नहीं, और बताओ सब क्या हाल चाल है, कैसा रहता है तुम्हारा जीवन। तो बोला खाना तो है तुम्हें। फिर गाय ने पूछा, ये बताओ तुम्हारा कोई मास्टर है क्या? बोले मास्टर? पागल है क्या, किससे बात कर रही है तू, तुझे पता मैं कौन हूँ? आई एम द किंग, जंगल का राजा हूं मैं। तो गाय मुस्कुराई, और जानते हो उसने क्या उत्तर दिया? गाय ने उत्तर दिया, मेरा तो एक मास्टर है जो 6:30 बज चुका है, सूर्यास्त होने वाला है, 5 मिनट में और घर नहीं पहुंची तो वो घूमता हुआ, ढूंढता हुआ मुझे जंगल में पहुंच जाएगा। वो ढूंढेगा मुझे कि मैं कहाँ हूँ, और जब मुझे वो देखेगा कि मैं दलदल में फंसी हुई हूँ तो मुझे वो रस्सी दे के खींच के निकाल लेगा, 2 डंडे मारेगा ज़रूर, लेके जाएगा वापस, मुझे मेरी ज़िंदगी बच जाएगी। तेरा तो कोई गुरु नहीं है यार, तेरा तो कोई मास्टर नहीं है, तुझे कौन बचाएगा? समझ पा रहे हो? ये वही शेर और वही गाय की कहानी है जो उस परीक्षा के दौरान मेरे साथ घटित हुई थी। ईश्वर गुरु आपके संवाहक होते हैं, और वो गुरुता आपके जीवन की अति शानदार स्टोरी बन जाती है। ये है मेरी यादें। बहुत ही खूबसूरत कहानी सर आपने सुनाई, कहीं ना कहीं बिल्कुल रिलेटेबल भी है सभी लोगों के लिए जिनकी लाइफ में कोई ना कोई गुरु है, जो फील करते हैं, चाहे वो माता पिता में उस गुरु को देखते हों, दोस्तों में अपने गुरु को देखते हों, या टीचर्स में अपने गुरु को देखते हैं, सभी इस कहानी से रिलेट करेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, अगर जो भारत के स्टूडेंट्स हैं वो वियतनाम जाना चाहें, आपके जैसे GLG इंटरनेशनल या किसी दूसरी भी कमिटी से या संस्था से जुड़ना चाहें, वो किस तरह से वो उस चीज़ के लिए प्रोसीड कर सकते हैं? बहुत इजी है। वियतनाम एक तो इंग्लिश स्पीकिंग देश नहीं है, वो वियतनामी भाषा वालों को प्रेफर करता है, और वियतनामी बहुत डिफ़िकल्ट भाषा भी नहीं है। हाँ, आप थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं तो भी काम चलेगा। यानी पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिसको अंग्रेजी से फोबिया है, इंग्लिश से फोबिया है, वो सबसे पहले ये सोच ले कि वियतनाम उसके लिए हेवन है, क्योंकि वहाँ के लोगों को भी फोबिया है। अब आप कुछ भी बोलोगे, दिस दैट, गो इन आउट, रेज हैंड डाउन, ब्रीद इन, ईट इन, वॉट एवर यू वांट टू से,
जो भी उल्टा सीधा बोलोगे वो उनके लिए स्वीकार है, वो भावनाओं से समझेंगे और आपको भावनाओं से समझाना है। तो वियतनाम ओपन हो गया। अब आपके टैलेंट की कदर है, आपकी भाषा की कदर नहीं है। फिर आपका टैलेंट क्या होना चाहिए? एक तो अच्छी फ्लेक्सिबल बॉडी हो, शरीर ऐसी हो कि जो किसी के लिए आदर्श बन सके। कोई आपको देखे तो उसको लगे कि हाँ ही इज़ अ योगा टीचर, राइट। आपके चेहरे पे तेज हो, आप मांसाहार ना करते हो, क्योंकि वो लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बहुत सारी चीज़ जज करते हैं। हालांकि पूरा वियतनाम मांसाहारी है, लेकिन वो ये अपेक्षा करते हैं कि योग का आचार्य तो एटलीस्ट वो चीज़ें फॉलो करे। और आजकल बाधाएं भी हैं, लोग सुरापान करते हैं, है ना, और तमाम चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें, विकृतियाँ आपके अंदर ना हो, एक ओजस्विता आपके अंदर में हो। वो ओजस्विता हो और कैसे कांटेक्ट कर सकते हो आप? तो बहुत सारे सेंटर्स इस समय, वियतनाम का सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग टूल है फेसबुक, सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग टूल है। तो आपको सिर्फ योगा लिखना है, योगा वियतनाम, और आप फेसबुक पे जाओगे तो तमाम कंपनियां आपको दिख जाएंगी। वहाँ ऐसी कोई कंपनी नहीं है जैसे naukri.com है, या ऐसी कंपनियां नहीं है जो फ्री फ्लो मार्केट आपको प्रोवाइड करती है। जैसे दुबई में ऐसा है, दुबई में आपको कार्य करना है तो आप तमाम तरीके की यूएई की साइट से जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। वियतनाम फेसबुक पे डिपेंडेंट है, तो जितने भी लोग वियतनाम जॉब, योगा जॉब लिखोगे आप, तो सारे फेसबुक पे, जो भी जिनको भी आवश्यकता होती है वो लोग अपना ऐड फेसबुक पे डाल देते हैं। नाउ व्हाट यू डू कि आपको एक उनका एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। वो लोग अपने देश के प्रति बड़े सम्मानी होते हैं, वो बहुत प्रेम करते हैं अपने देश से। तो उनका एक व्हाट्सएप है जिसको जालो बोला जाता है। हमारे यहाँ हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, चाइना में ये वी चैट के नाम से है, और ऐसा ही एक एप्लीकेशन है जालो, ZALO। तो आपको जालो पे एक अपना अकाउंट बनाना है और जालो से कांटेक्ट आपको कर लेना है। जैसे आप कांटेक्ट करोगे फिर आप अपनी फ़ोटोज़ को शेयर करो, आप उनसे तय कराओ कि मेरी सैलरी कितनी क्या होनी है। अगर आपको लगता है कि वो घर प्रोवाइड कर दे रहे हैं, खाना आपको बहुत डिफ़िकल्ट होगा खाना, क्योंकि वहाँ पे आटा नहीं मिलता, चावल तो मिल जाएगा, सब्जियां मिल जाएंगी, लेकिन आटा नहीं मिलता। तो यदि आप रोटी पे हैं तो आपको चावल पे शिफ्ट होना पड़ेगा। इनफैक्ट पूरे विश्व में चावल मिल जाता है, आटा कई जगह नहीं मिल पाता। तो बस ये थोड़ी छोटी परेशानियाँ हैं। बाकी यदि आप योग के करियर में जाना चाहते हो तो ईजी टू गो, आप आसानी से जा सकते हो। यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोग अपने एडवर्टीजमेंट्स को डालते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से आजकल डालने लगे। इनफैक्ट जालो पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप जालो डाउनलोड करोगे, जालो कैसा है, व्हाट्सएप और फेसबुक का कॉम्बाइन पार्ट है। तो आप उसको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि अच्छा, फेसबुक भी उस पर, फेसबुक जैसे भी फीचर्स है और व्हाट्सएप जैसे भी फीचर्स हैं। तो सारी चीज़ें उस पर अवेलेबल है, आसानी से आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और यदि आप शुभारती से हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जाके अपने एलुमनाई एसोसिएशन में अपनी प्रोफाइल देनी है, मेरे तक पहुंचा दो अपनी बातें, आई ट्राई टू कैप्चर यू। क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स में वहाँ पे तकरीबन 400-500 सेंटर्स हैं और सबको ज़रूरत होती रहती है। सो बेटर कि आप अगर शुभारती से हो तो ईजी टू कन्वे, है ना, आसानी से आप मुझ तक पहुँच जाओ। बहुत ही अच्छा है सर, आपकी सोच भी बहुत अच्छी है कि आप अपने जूनियर्स को मौका दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। सर इसमें एक चीज़ और, मैं थोड़ा मैं क्योंकि योगा से नहीं हूँ, योगा से, तो मेरा क्वेश्चन एक ये है सर कि योगा एज अ करियर कैसा है? क्योंकि योगा लोग बहुत बार डेली लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करने के लिए देखते हैं, बट योगा एज अ करियर बहुत ही कम लोग आई थिंक चूज करते हैं। राइट। तो वो योगा एज अ करियर कैसा है? देखिए, ये पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए संप्रति बहुत शानदार करियर है। आपको पैसा भी मिल रहा है और आपको स्वास्थ्य भी मिल रहा है और आपको आध्यात्मिकता भी मिल रही है, स्पिरिचुअलिटी भी आपको प्राप्त हो रही है। तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आई थिंक सबसे बेहतर करियर्स में अगर चुना जाए, टॉप 10 करियर में चुना जाए, तो मेरे हिसाब से योग इज़ द बेस्ट। क्योंकि आप, झुंझुनवाला जी का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े इन्वेस्टर थे। जिस दिन उनकी मृत्यु होने वाली थी उसके एक दिन पहले एक न्यूज़ में उन्होंने कहा था कि मैंने हर जगह तो इन्वेस्ट किया, मैं इन्वेस्टर बुल कहा जाता था, हर जगह मैंने इन्वेस्ट किया, लेकिन मैंने हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं किया। तो योग में आप हेल्थ में इन्वेस्ट करते हो और उसके बदले आपको पैसा भी मिलता है। तो गवर्नमेंट जॉब्स भी काफ़ी सारी आजकल आने लगी हैं। विश्व में कई सारे देश अभी ऐसे हैं जो लोगों को देख रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं। और आपको करना क्या है, आपको स्वस्थ रखना है। मतलब आपकी शरीर ही आपकी दुकान है, राइट। तो आपको आपकी दुकान को ठीक रखना है। आप जितना बेहतर प्रदर्शित कर सको उतना बेहतर है आपके लिए। सो इट्स ऑल अबाउट लाइक योर हेल्थ। तो आई थिंक कि अगर आप कोई भी शाखा से हो और यदि आप एडमिशन लेते हो और उचित गुरुओं में, खास करके शुभारती को मैं ये बात इसके लिए ज़्यादा टैग करना चाहूँगा कि यदि आपके पास शुभारती जैसा विश्वविद्यालय मिल जाता है और आसानी से आप वहाँ पे एडमिशन ले पाते हैं, तो दैट्स फाइन। आप आराम से आइए, अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कीजिए और अच्छी परिविधा में नैसर्गिकताओं के साथ जीवन शैली को आगे बढ़ाइए और योग में फिर आगे आपका करियर बहुत ही सुसंगठित और शानदार हो जाएगा। कई तरीके के ऑप्शन है, ट्रेनर, थेरापिस्ट, और आजकल तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करती है शिक्षक के तौर पे। ICCR जो है वो पूरे विश्व में अब धीरे धीरे अपने सेंटर्स खोल रहा है। एम्बेसीज़ में योगा टीचर्स लगते हैं, अच्छी सैलरी मिलती है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप आसानी से योगा टीचर बन के यार अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं इस बात से भी एग्री करूँगा कि योगा कहीं ना कहीं एक बहुत ही नेक काम है जी। हम खुद को भी फिट कर रहे हैं और
दूसरों को भी एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने का मौका दे रहे हैं और उन्हें हम फिट करने के जी, लिए जी। आगे बढ़ सकें। अच्छा सर, इसमें एक क्वेश्चन और है कि जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं या जो कॉर्पोरेट्स में वर्किंग भी हैं, जी, उनके लिए आपका योगा से रिलेटेड क्या मैसेज है? देखिए, जो छात्र खास करके किसी भी संकाय के हैं, यदि आपको चाहिए कि आप अपनी कक्षा में टॉप स्तर तक पहुंचो या अपनी बुद्धि का, अपने विजडम का उचित उपयोग करो, तो योग आपके लिए टाइम वेस्ट नहीं है। कल मैं एक बड़े संस्थान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के न्यूली सेलेक्टेड पीओज़ को संबोधित कर रहा था। सारे बैंक मैनेजर अब बन जाएंगे, इनफैक्ट वो कल से सोमवार से ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं उनसे ये बता रहा था कि बेटा, तुम लोगों ने लंबे समय तक, उन सब ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान पूरा योग किया। तो मैंने उनसे ये पूछा कि जब तुमने ट्रेनिंग ली तो तुमने जिन लोगों ने योगा किया उनके आउटपुट में और जिन लोगों ने योगा नहीं किया उनके आउटपुट में क्या डिफरेंस है? तो जिसने योगा किया वो अपने 100% योगदान दे पाया, लेकिन जिसने अपना योगदान नहीं दिया उसका क्या कंप्लेन था? पानी ठीक नहीं है, खाना नहीं पचा मेरा, आपके यहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता है। मतलब जो कॉलेज था उनको कंप्लेन गई थी, और हमारे योग के छात्रों ने एक ने भी कंप्लेन नहीं किया। तो क्या कहने का मतलब ये है कि यदि आप अपना 100% आउटपुट चाहते हो तो योग आपके लिए सहायक है। आपके समय का, टाइम का वेस्टेज इसे मत मानो आप। और शरीर प्राप्त करना, यदि आप सकाम होके कोई चीज़ करना चाहते हो, आध्यात्मिकता को स्वीकार करोगे, सकाम का मतलब होता है कोई रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आप कार्य करना चाहते हैं, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन निष्काम होके करेंगे सो यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट एवर यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। इवन जो आपने स्वीकार नहीं भी किया, दैट्स ऑल्सो यू विल गेट इट, राइट। तो निष्काम होकर योग कीजिए, वो आपके लिए हितकारी है। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग विद यू। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके सारे विचारों को जान के। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभार सुभारती विश्वविद्यालय का और यहाँ के प्रोफेसर्स का, प्रोफेसर डॉक्टर मंजू पांडे मैम का और लेफ्टिनेंट प्रोफेसर डॉक्टर संदीप चौधरी सर का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप सभी ने मुझे ये मौका दिया। आई एम सो ऑब्लाइज्ड एंड थैंक यू सो मच जतिन जी। आपके बड़े सराहनीय प्रश्न थे और आपकी विद्वता आपके प्रश्नों में दिग्दर्शित थी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये पॉडकास्ट बहुत काम आएगा, आपकी डेली लाइफ में इम्प्रूवमेंट करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।